नमस्कार। नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमारा वसंत भाग में चैप्टर चल रहा था बस की यात्रा, तो बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक चैप्टर है, यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा, लेखक ने जो यात्रा की है उसके बारे में बताया है और यह एक व्यंग्यात्मक शैली में चैप्टर है, मतलब व्यंग्य से इस पूरे पाठ को लेखक के द्वारा पूरा किया गया है। तो चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ दिया था कि बेचारी जो बस थी, इसके प्राणों के जो है वो अंत ना हो जाए और इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान सुनसान जो जगह होती है, वहीं पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लेखक के द्वारा दया का भाव भी था। उसको लग रहा था कि बेचारी बस जो है वो वृद्धावस्था में आ चुकी है, थक चुकी है। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को पूरा किया। अब आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब जो पार्टनर थे उस बस के, उन्होंने सोचा कि अब आगे तो लोगों ने तो ये सोच लिया था कि इनकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, परंतु हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसको कुछ सुधारा, अर्थात अंतिम समय में भी कुछ प्राणों को बचाने का प्रयत्न किया गया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब चाल तो कम होनी थी ना, जिस प्रकार से युवावस्था में व्यक्ति होता है तो वो बड़ा मतलब चलता फिरता होता है, परंतु जो वृद्धावस्था में होता है तो उसके शारीरिक जो रूप है, शरीर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी, बेचारी बस भी वृद्धा हो गई थी, तो उसकी भी अब जो चाल है वो कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। अंडरलाइन कर सकते हैं, आपको मैंने कल बताया था अस्त्र और शस्त्र हाथ में लेना बहुत जरूरी होता है जब हम युद्ध के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कहाँ गए हैं, युद्ध के लिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अस्त्र और शस्त्र के बारे में जो है बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या होता है। यहाँ ज्योति तो जाने ही लगी क्योंकि अवस्था ही ऐसी थी। जब अवस्था ऐसी होगी तो वहां पर चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। जैसे क्या होता है वृद्धावस्था में, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई वृद्ध लोगों से आगे चल रहा है, तो क्या कहते हैं, चलो भाई तुम ही आगे निकल जाओ क्योंकि अब हमारी तो हिम्मत नहीं रही है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई, मतलब एक लेखक के अपने शब्दों के माध्यम से यह बात कही गई कि चांदनी में रास्ता टटोल कर, चांदनी मतलब चांद की जो चांदनी थी उसमें वह रास्ता टटोल कर क्या कर रही थी, वह ढूंढ रही थी रास्ता, है ना, रास्ता ढूंढ रही थी चांदनी में। तो यहाँ पर चांदनी में रास्ता ढूंढते हुए उसको लगा कि क्या ऐसा होगा, मतलब रास्ता जो है वो मिल जाएगा, परंतु ऐसा थोड़ी होना था, ऐसा तो होना ही नहीं था। क्यों नहीं होना था ऐसा, यस। तो देखिए, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब हम अंतिम क्रिया तक पहुंच चुके थे, लेखक के शब्दों में, लेखक की लेखनी से हम अंत्येष्टि तक पहुंच चुके थे। परंतु अब क्या हुआ आगे, लेखक ने और उसके दोस्तों ने तो ये सोच ही लिया था कि अब लास्ट स्टेज पर है ये जो बस की अवस्था है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। जैसे हम वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति को डॉक्टर के पास या उनको ऐसा खिलाते पिलाते हैं कि वो लोग थोड़ा खड़े हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ इस पार्टनर जो हिस्सेदार था उसने किया। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब यहाँ पर वृद्धा, वृद्धा किसके लिए आया, बस के लिए आया है यहाँ पर वृद्धा। तो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। जिस प्रकार से किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं दिखता तो अपनी लाठी के सहारे चलता है, वैसे ही वो जो बेचारी वृद्ध अवस्था वाली जो बस थी वो चांदनी में रास्ता टटोल कर मतलब ढूंढ कर रेंग रही थी। रेंगने का मतलब यहाँ हुआ कि बड़ी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
तो यहाँ पर देखा आपने, जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो भी यही चीज करते हैं ना कि चलो चलो आप आगे चले जाओ, हम तो आराम से आ जाएंगे, डर लगता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बस की भी हो रही थी, लेखक के माध्यम से यह बताया गया। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया, पुल समझ गए आप, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस माने टायर की हवा निकल चुकी थी, हो सकता है वो पंचर भी हो गया हो। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार, मैंने यहाँ पर सर्वनाम है जो कि लेखक के द्वारा, लेखक के लिए आया है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, बड़ी दयालुता भाव से, श्रद्धा भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते फिर भी जान हथेली पर लेके इसी बस से सफर कर रही है। तो शुरू में हमने बात की थी कि कुछ प्राइवेट बसेस ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कर भी जाते हैं, परंतु यहाँ लेखक को लगा कि श्रद्धा भाव से देखा, जान हथेली पर लेकर, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जान हथेली पर लेकर, ये मुहावरा भी बनता है, जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर जो है कर रही हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग की मतलब ऐसा बलिदान, ऐसी भावना बड़ी दुर्लभ है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि व्यंग्यात्मक बात जो है, व्यंग्यात्मक रूप में बात की गई है। कई बार होता है ना कि कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा होता है या बड़ा अपने आप को शो ऑफ करता है, तो कहते हैं बेचारे से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए बेचारा, मतलब अपन उसको थोड़ा सा दया के भाव से भी देख लेते हैं। और कई क्या होते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि पहलवान पतला सा कृष्णकाया वाला आदमी होता है और लेके 100 किलो वजन उठाने की कोशिश करेगा, तो कह देंगे कि इसको तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यंग्य वाली बात है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। यहाँ पे आप देखिए, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कैसे, क्यों कहा गया है ये, क्योंकि यहाँ पर भी व्यंग्य किया गया है। वह महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखा, यहाँ पर एक टायर के लिए प्राण दे दिए, अपने प्राणों की आहुति लगा दी, तो इससे बड़ा क्रांतिकारी क्या होगा कि अपनी बस की इतनी रक्षा की, इतनी सुरक्षा की। परंतु कहते हैं ना, प्राण रामचंद्र जी कहते प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वैसे ही हिस्सेदार जो था वो प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। ऐसे ऊपर भी बात होती जा करके दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जैसे तैसे करके दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया और बस को चलाया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना एक स्थान का नाम है जहां हमने शुरू में पढ़ा कि उनको वहां जाना था सतना से। तो बस अब उम्मीद तो छोड़नी ही थी, क्योंकि सब कुछ आपने देख ही लिया कि क्या क्या बेचारी बस के साथ और बस के लोग जो बैठे थे उसमें उनके साथ हो रहा था। बस अब तो लेखक जो कहते हैं कि हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब तो ये 100% छोटी हो गई थी कि अब तो पन्ना पहुंचना ही नहीं है। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या मतलब, अब तो ऐसा लग रहा था उस जो पूरा एक दृश्य बन चुका था। तो लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अब तो पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब हम कहीं पहुंच भी पाएंगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लोक को प्रयाण मतलब उस लोक, दूसरे लोक में, अब तो सीधा ईश्वर के पास ही पहुंचना है। ऐसा लग रहा था कि ये जो जिंदगी जितनी मिली थी ना, जितनी बस में बैठने से पहले जो बाहर गुजार ली, जो गुजार ली, अब तो इस बस में ही गुजारनी है। और बस में गुजरने के बाद में क्या हो जाएगा, सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए थे। अब तो डर भी निकल चुका था, बेताबी भी खत्म हो गई थी कि हमें कहीं पहुंचना है क्या, और जो तनाव था कि क्या होगा वो भी खत्म हो गया था। और इस पृथ्वी पर अब उसकी कोई मंजिल नहीं है, ऐसा हमने सोच लिया था।
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, इत्मीनान, आराम से, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं थी, और हम घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक जो है वो चालू हो गया। तो यहाँ पर हमारा पाठ हरिशंकर परसाई के द्वारा जो है यहाँ पर पूर्ण किया गया। बड़ी ही अच्छी व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ को जो है बताया गया, हमें समझाया गया, और कहीं कहीं पर तो इतनी हास्यास्पद बातें थी, ऐसा लगता था कि हंस हंस के पेट दुखने लग जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा और आनंददायक हरिशंकर जी परसाई के द्वारा हमें यह पाठ जो है पढ़ने को मिला, उनकी लेखनी के द्वारा। तो बस हमें मुख्य जो बिंदु है वो यही ध्यान रखने हैं कि यह पाठ जो है यात्रा वृतांत का पाठ है। लेखक के द्वारा अपनी यात्रा का वर्णन किया गया है। दूसरा, इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई है, उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है, उनके द्वारा अपने विचार जो है बताए गए हैं। और तीसरा, यह चैप्टर जो यह पाठ जो है वो व्यंग्यात्मक शैली में हमारे द्वारा जो है अध्ययन किया गया, लेखक के द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में इसको बताया गया है। तो चैप्टर को पढ़ने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी है। तो अब हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हर चीज का होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम जो है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि हर कार्य को करने के बाद में मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। तो हमारा पढ़ने का जो हम पढ़ते हैं उसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है? प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 3, बस की यात्रा। राइटर जो है, लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कारण बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन कारण बताएं में पहला जो है वो देखिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो पहले प्रश्न को समझिए कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो हिस्सेदार साहब, हिस्सेदार साहब मतलब जो उसके पार्टनर थे उसके बारे में। तो देखिए, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। दुर्लभ मतलब जो पाना सुलभ नहीं है, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव जो है वो उमड़ता है। समझ में आ गया ना, हमने पाठ पढ़ा था अच्छे से। चलिए दूसरे नंबर पे देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? हमने आगे पढ़ा कि लोगों ने ऐसा कि इस शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए। तो क्यों कहा लोगों ने ऐसा? तो देखिए, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। किसकी तरह है? डाकिन की तरह है। ठीक है, तो दो प्रश्न हमने किए कि यह जो बस है वह डाकिन की तरह है। तो लोगों ने सलाह क्यों दी? क्योंकि वह बस जो है डाकिन की तरह थी, ये हमने पढ़ा। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने देखा कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो लोग, लेखक जो है वो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इंजन हम में और हम इंजन में है, अर्थात पूरी जो बस है वो इंजन की तरह लग रही है। तो देखिए, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। झनझनाने मतलब हिलने लगी, कंपने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मानो लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे, पुर्जे।
पुर्जे जो इंजन के अंदर होते हैं ना, जो टूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पुर्जों की भांति बस के यात्री जो है हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब बस चल पड़ी थी तो उनको हैरानी भी हुई थी ना, तो क्यों हुई? तो देखो, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि बस तो ऐसी स्थिति में ही थी, देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखा था ना कि जब झील आ रही थी तो लगा कि अभी बस गिर जाएगी, पेड़ लगा कि अभी बस में आकर के टक्कर मार जाएगा। तो देखो उत्तर देखो, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता है, सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं उनके नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। 7 नंबर पे देखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो व्यंग्य में किया था ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से, जो व्यंग्यात्मक भाषा है उसके माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। अब हमारा आता है भाषा की बात, जो हम अगले अध्याय में करेंगे, ग्रामर से रिलेटेड है, तो हम इसको अपने अगले अध्याय में करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसका जो आपका कार्य है उसको कंप्लीट कीजिए।